हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं यौन संचरित रोगों या यौन संचरित संक्रमण के बारे में, जिसे कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है। डिजीज का मतलब क्या है? रोग, और इन्फेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? संक्रमण। फुल फॉर्म अपन लिख सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। ओके। तो क्या हो जाएगी भाई? एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डेफिनेशन क्या होती है? वे रोग जो यौन संबंधों के द्वारा संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? एसटीडी। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको। यस, यौन संचरित रोग कौन कौन से याद रखने हैं? एड्स है, शुजाक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में गोनोरिया। सिफिलिस है, हर्पिस है, जेनिटल हर्पिस, क्लेमिडियता है, ट्राइकोमोनेसिस है, हेपेटाइटिस बी है, एटसेट्रा। ठीक है। ये सब क्या रोग है भाई? यौन संचरित रोग है। अब इस पे एक विशेष नोट आता है। कौन कौन से? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एड्स। ये रोग बहुत ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा होते हैं और इनका कोई उपचार भी नहीं होता। और एड्स को तो अपन पूरा पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। अब यौन संचरित रोगों के लक्षण। अब इन रोगों में दिक्कत ये भी है कि इनके शुरुआती लक्षण बहुत ही कम होते हैं, तब तक ये पूरे शरीर में फैल चुके होते हैं। ठीक है। फिर भी ऐसे अगर लक्षण आपको कोई दिखे तो जल्दी से जल्दी अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो क्या है भाई? जैसे अब गुप्तांगों में खुजली। ठीक है। अब जो जननांग या गुप्तांग होते हैं वहाँ पर अगर खुजली हो, वहाँ से अगर तरल स्त्राव निकले, हल्का दर्द हो और गुप्तांगों में सूजन हो, अगर ये सारे लक्षण आपको दिखे तो चेकअप करवाना चाहिए। एसटीडी से बचने के उपाय। अब इन रोगों से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। ठीक है। अनजान व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में यौन संबंध नहीं रखने हैं। फिर मैथुन के समय गर्भ निरोधक साधनों या कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें और रोग की आशंका होने पर डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चलने पर उसका पूरा इलाज करवाएं। ठीक है। नेक्स्ट है बंध्यता या इनफर्टिलिटी। ठीक है। नाम से पता चल रहा है तो क्या परिभाषा हो जाएगी भाई बंध्यता की? यदि नर और मादा में स्वतंत्र मैथुन क्रिया के बाद भी जनन क्षमता नहीं पाई जाती है तो इसे क्या कहेंगे? बंध्यता। यस। अनप्रोटेक्टेड कोइटस। ठीक है। यानी कि वो किसी भी प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनमें जनन क्षमता नहीं पाई जा रही है तो उसे इसे हम क्या कहते हैं भाई? बंध्यता। और ऐसे नर व मादा को बंध्य या इनफर्टाइल कहते हैं। अब किसी कपल को हम बंध्य कब कह सकते हैं? यदि कोई दंपति लगभग 2 साल तक असुरक्षित मैथुन के बाद भी बच्चा पैदा करने में अगर सक्षम नहीं होते या अक्षम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बंध्य। फिर और बंध्य कपल में से कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। बंध्यता निम्न कारणों से हो सकती है: शारीरिक कारण, मानसिक कारण, जन्मजात कारण, किसी रोग के कारण और औषधियों के दुष्प्रभाव के कारण। अगर किसी दवाई का साइड इफेक्ट भी हो जाए तो भी क्या हो सकते हैं भाई? बंध्य। फिर आती है सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या है भाई? वे विधियां या तकनीक है जिनके द्वारा बंध्यता का निवारण या इलाज किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी है भाई? पात्र निषेचन यानी कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI, इंट्रा सेल्युलर स्पर्म इंजेक्शन, IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, और जीव निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब अपन इन एक एक को करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे कहते हैं IVF। अब इस IVF को आम भाषा में परक नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें होगा क्या भाई? इसमें युग्मकों का जो निषेचन है वो किस में करवाया जाएगा? एक परक नली में। ठीक है। एक परक नली लेंगे, इसके अंदर स्पर्म और एग, ठीक है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु डालेंगे और उसका क्या करवा देंगे? निषेचन। यानी कि वो अंदर क्या हो जाएगा? उसका निषेचन। इस विधि में युग्मकों का निषेचन है वो परक नली या किसी अन्य पात्र में कराया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? पात्र निषेचन। इसमें निषेचन किसी पात्र में या परक नली में करवाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? पात्र निषेचन। और इस तकनीक में भ्रूण का जो प्रारंभिक विकास है वो भी किस में होता है? परक नली में ही होता है। यानी कि भ्रूण है जो विभाजन स्टार्ट करेगा, जो विदलन की प्रक्रिया, वो किस में होगी? सबसे पहले परक नली में ही होगी। फिर भ्रूण के प्रारंभिक विकास के बाद भ्रूण को मादा जनन तंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक को भ्रूण स्थानांतरण या एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET कहा जाता है। अब भ्रूण स्थानांतरण की 2 विधियां दे रखी है। कौन कौन सी है भाई? ZIFT यानी जिफ्ट और ZIUT। ठीक है।
ZIFT क्या होता है भाई? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का मतलब क्या होता है? युग्मनज। इंट्रा का मतलब अंतः, फैलोपियन का मतलब क्या है? अंडवाहिनी, यानी कि स्थानांतरण किस में होगा? अंडवाहिनी में। और किस अवस्था में होगा? युग्मनज की अवस्था में। और युग्मनज कहाँ पर बना? परक नली में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जिफ्ट। जब परक नली युग्मनज में विदलन प्रारंभ हो जाता है तथा भ्रूण जब 8 कोशिकीय की अवस्था में होता है तो उसे किस में स्थानांतरित कर देते हैं? अंडवाहिनी में। यस, भ्रूण 8 कोशिकीय की अवस्था में, यानी कि मोरुला अवस्था में जैसे ही बना उसको किस में डाल देंगे? अंडवाहिनी में। और फिर अंडवाहिनी में ही उससे क्या बन जाएगा आगे? ब्लास्टुला। और फिर आगे उसका रोपण हो जाएगा और संपूर्ण भ्रूण का विकास हो जाएगा। और नेक्स्ट विधि है ZIUT या IUT। ZIUT का मतलब क्या है? जाइगोट इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। इस बार जाइगोट युग्मनज का इंट्रा अंतः यूटेरिन, यानी कि गर्भाशय। यूटेरिन का मतलब क्या होता है भाई? गर्भाशय। तो इस बार स्थानांतरण किस में होगा? गर्भाशय में। और गर्भाशय में आने के लिए कौन सी अवस्था चाहिए? मोरुला या ब्लास्टुला? ब्लास्टुला। तो देखिए, और इसे IUT भी कहते हैं, यानी कि इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। सीधी बात है, मतलब यूटेरिन यानी गर्भाशय में ट्रांसफर। तो परक नली में जब भ्रूण 16 कोशिकीय की अवस्था यानी कि ब्लास्टुला अवस्था में होता है तो इसे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं भाई? IUT या ZIUT। ठीक है, तो जिफ्ट और IUT दोनों किसकी विधियां हैं भाई? भ्रूण स्थानांतरण की। ठीक है, अब पहली हो गई पात्र निषेचन, दूसरी पढ़ते हैं गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है? गिफ्ट का मतलब क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फुल फॉर्म्स है वो आप इंग्लिश में ही याद रखें, हिंदी की फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है। ठीक है, फैलोपियन का मतलब क्या होता है भाई? अंडवाहिनी। यूट्रस का मतलब क्या होता है? गर्भाशय। ठीक है, 2 स्पेलिंग ध्यान रखनी है, बाकी सब सेम हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगी फुल फॉर्म्स। तो युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। अब देखिए, गिफ्ट का मतलब क्या है? गैमेट। इसमें हम जो है युग्मनज बना के डाल रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या डालेंगे? युग्मक। क्या डालेंगे? युग्मक। अब यह विधि उन दंपतियों के लिए मानी जाती है जिसमें मादा में अंडोत्सर्ग नहीं होता या अंडाणु का निर्माण नहीं होता। अब अगर कोई फीमेल में प्रॉब्लम है कि उसमें अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा, यानी कि अंडाणु नहीं बन रहा, लेकिन उनकी अंडवाहिनी और गर्भाशय में कोई दोष नहीं है, यानी कि बाकी फीमेल स्ट्रक्चर है वो एकदम सही है, केवल ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस विधि में? अब दाता माँ से अंड कोशिका लेकर हम कोई और किसी अब दाता माँ को लेंगे और उससे केवल क्या लेंगे? उसकी अंड कोशिका। अंड कोशिका को लेकर दोषी महिला की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर देंगे और फिर उसे किस में डाल देंगे? उस दोषी महिला में, जिससे क्या होगा? इसके पश्चात प्राकृतिक मैथुन या कृत्रिम साधनों के द्वारा नर के शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में छोड़ दिया जाएगा। वैसे प्राकृतिक मैथुन है वो सफल होने के चांस कम है, तो इसलिए ज़्यादातर आर्टिफिशियली करते हैं, कृत्रिम संसाधनों के द्वारा ही शुक्राणुओं को भी अंदर छोड़ा जाता है और जिससे क्या हो जाता है? निषेचन। और इस विधि में निषेचन मादा शरीर के अंदर ही होगा। ठीक है भाई, केवल क्या डाला बाहर से? अंडाणु। यानी कि गिफ्ट किसके लिए है भाई? गिफ्ट है लेडीज के लिए या फीमेल के लिए। गिफ्ट किसके लिए होता है भाई? लेडीज के लिए, यानी कि उनको अंडाणु की कमी थी, केवल एक अंडाणु दिया, बाकी प्रोसेस सेम का सेम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? गिफ्ट। नेक्स्ट है ICSI, इंट्रा सेल्यूलर स्पर्म इंजेक्शन। अब हम इसमें क्या करेंगे? स्पर्म का इंजेक्शन करेंगे, इस शुक्राणु का निक्षेपण करेंगे। इस विधि में शुक्राणुओं को सीधे ही कृत्रिम संसाधनों के द्वारा अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। अब ये विधि है किसके लिए भाई? ये है मेल के लिए, नर के लिए। अगर कोई नर है और जिसमें शुक्राणु है वो क्या बन रहे हैं? बहुत ही कम संख्या में, यानी कि यह विधि उन पुरुषों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनमें स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है? बहुत कम, या उनके जो शुक्राणु होते हैं वो ज़्यादा गतिशील नहीं होते, या तो शुक्राणु की संख्या कम या शुक्राणु है वो गतिशील नहीं होते। तो उनके लिए कौन सी विधि है भाई? ICSI। तो इस तकनीक में भ्रूण का निर्माण शरीर के बाहर ही होता है। और ठीक है, क्या करेंगे? इसको परख नली लेंगे, उसके अंदर अंडाणु पहले से ही तैयार होगा और शुक्राणुओं को बाहर से प्रवेश करवाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में गिफ्ट या ZIUT के द्वारा मादा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या होगी भाई अपनी विधि? ICSI, यानी कि स्पर्म की संख्या जब मेल में कम होती है तो उसके स्पर्म्स को सीधे ही एग के साथ में इंजेक्ट कर दिया जाता है और जिससे क्या हो जाता है भाई? निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन या इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। अब इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन क्या है भाई? इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन
अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, वीर्य सेचन, यानी कि जो वीर्य या स्पर्म्स होंगे उसको गर्भाशय में डाला जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यह विधि उन दंपतियों के लिए उपयोगी होती है जिसमें मादा में किसी प्रकार, देखिए मादा में तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मादा एकदम ऑल राइट है, लेकिन नर क्या होता है भाई, बंध्य। तो नर बंध्य है, यानी कि नर में स्पर्म्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, स्पर्म का उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो क्या होगा भाई, इस विधि में जब मादा में अंडोत्सर्ग, जब मादा में अंडोत्सर्ग यानी कि आर्तव चक्र का 14वां दिन आता है, तो उस दिन क्या करेंगे, दाता नर यानी कि कोई बाहर से किसी नर का वीर्य लेंगे, ठीक है, जिसे कृत्रिम संसाधनों के द्वारा, यस, दाता नर से वीर्य लेंगे यानी शुक्राणु लेंगे और उसे कृत्रिम संसाधनों के द्वारा मादा के गर्भाशय में छोड़ दिया जाएगा। ये काम भाई डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें दाता नर यानी किसी और नर का जो स्पर्म्स लेके उसे मादा के गर्भाशय में छोड़ देंगे। तो इस विधि में अभी भाई निषेचन तो क्या होगा, आंतरिक ही होता है, और इसे कृत्रिम वीर्य सेचन, यह सवाल यहाँ से पूछा जाता है इस नाम से, कृत्रिम वीर्य सेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई, कि एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है। तो क्या होगा भाई, जब कोई नर अगर बंध्य है, मादा एकदम ठीक है, तो उसमें दाता नर किसी और नर से शुक्राणु लेकर उसे मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं भाई, कृत्रिम वीर्य सेचन। अब लास्ट है जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या है भाई, इन विवो, विवो का मतलब क्या होता है, बॉडी में, ठीक है, विवो का मतलब क्या होता है, बॉडी में, और इन विट्रो का मतलब क्या है, पात्रे निषेचन। तो इन विवो का मतलब क्या हो जाएगा, जीवे निषेचन। इस तकनीक में क्या होगा भाई, प्राकृतिक मैथुन या कृत्रिम संसाधनों से निषेचन तो किस में होगा, मादा जनन तंत्र में ही होगा, लेकिन इसके पश्चात दाता मां से भ्रूण को लेकर किस में डाल देंगे, बंध्य मां में। अगर कोई लेडी है जो जिसके बच्चा नहीं हो रहा, अगर वो बंध्य है, तो वो इन सारी विधियों को छोड़कर क्या करेगी, किसी और से निषेचन करवाएगी, और उससे निषेचन होने के बाद उस मां में जो भ्रूण बनेगा उसको अपने अंदर स्थानांतरित करवा लेगी, यानी कि जो भ्रूण का विकास है वो किस में होगा, इसमें, यानी कि इसकी मां कौन हो जाएगी भाई, अगर हम गुणसूत्रों के हिसाब से देखें तो जिस मां में निषेचन हुआ वो है, लेकिन भ्रूण का विकास किस में हुआ है, इसमें, ठीक है। और ये जो विधि है वो आजकल जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो करते हैं, जैसे कि उनको खुद को अपना टाइम और बॉडी ना देनी पड़े। तो निषेचन तो हस्बैंड वाइफ खुद ही करते हैं, लेकिन पालन पोषण के लिए एक और माँ का, यानी कि किराए का माँ का, उस माँ को बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं भाई, सरोगेट मदर, यानी कि किराए की माँ। तो बच्चे को जन्म कौन देगी, ये सरोगेट मदर, यानी कि बच्चा टेक्निकली होगा तो इन कपल का ही, लेकिन पैदा कौन करेगी, ये सरोगेट मदर, क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्र किसके हैं भाई, इसी कपल के हैं, लेकिन माँ केवल क्या है, किराए की, जिसे क्या कहते हैं, सरोगेट मदर, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।